सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2024-25 सत्र का ईरानी कप किसने जीता है? तो आंसर होगा मुंबई ने। अच्छा, पहला प्रश्न अगर आपसे यह आ जाए कि ईरानी कप का संबंध किससे है तो आंसर कर देना क्रिकेट से है। 2024-25 सत्र का विजेता मुंबई रहा है। 16वीं बार मुंबई ने यह खिताब जीता है और आप कह सकते हो मुंबई ने अभी 27 सालों के बाद ये ट्रॉफी जीती है या ये कप जीता है। किसे हराया? शेष भारत को। ये जो ईरानी कप है ना, ये रणजी चैंपियन और शेष भारत टीम के बीच में होता है। इस बार की रणजी चैंपियन मुंबई रहा, ये याद रखना। ईरानी कप ये एक प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट है। अभी 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक ये हुआ। कहाँ पे हुआ? लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। वैसे इस स्टेडियम को अब हम अटल बिहारी जी के नाम से जानते हैं। इसमें मुंबई टीम के कप्तान थे अजिंक्य रहाणे और शेष भारत के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। प्लेयर ऑफ द मैच रहे सरफराज खान। तो ईरानी कप बीसीसीआई के लंबे समय तक एक कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष थे जाल आर ईरानी, उन्हीं की याद में इसका नाम रखा गया था। इसे शुरू किया गया था 1959-60 में और जो पहला एडिशन था उसको भी मुंबई ने ही जीता था। अच्छा, क्रिकेट से कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाऊं तो अभी याद रखना, नवा महिला एशिया कप 2024 जो कि श्रीलंका में हुआ था उसको श्रीलंका ने जीता था, भारत को हराया था। नवा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था उसको इंडिया ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह थे। और अभी नवा आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 ये यूनाइटेड अरब अमीरात में चल रहा है, पहले ये बांग्लादेश में होना था। और 2025 में जो मेंस एशिया कप है वो भारत में होगा टी20 फॉर्मेट में और 2027 वाला वो बांग्लादेश में होगा वनडे फॉर्मेट में। बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में तो अध्यक्ष जय शाह हैं, लेकिन इस साल के एंड में या यूं कहूं कि नए साल से इसके नए अध्यक्ष बन जाएंगे मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और जो बीसीसीआई के सचिव भी हैं जय शाह, ये इस साल के एंड में आईसीसी के नए अध्यक्ष बन जाएंगे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है और उन्होंने बंजारा लोगों और उनकी संस्कृति का एक प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र भी बजाया है जिसका नाम नंगारा है। तो नंगारा ये एक संगीत वाद्य यंत्र है, ये न्यूज में है तो ये शब्द ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने वहां पे अभी 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और खेती क्षेत्र से संबंधित कई पहलों की शुरुआत की है। अब मैं यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का रिवीजन नहीं करवाऊंगा क्योंकि महाराष्ट्र भी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको अच्छा डिटेल में रिवाइज करवाया है। आज मैं जो भी इंपॉर्टेंट संग्रहालय म्यूजियम्स रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स में वो सारे आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक योजना की अगर हम बात करें, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, तो इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया था, याद रखना 26 अक्टूबर 2023 को। इसमें क्या होता है, इसमें राज्य के किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, वही 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें करके देती है ना केंद्र सरकार। उसी तरह से ये राज्य ने भी शुरू की है योजना। इसको मोदी जी ने ही शुरू किया था महाराष्ट्र के शिरडी में। और केंद्र की जो इस तरह की योजना है, किसानों को हर साल 6,000 रुपए देना 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके, उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसको मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो वो सेंट्रल लेवल पे है और ये राज्य ने अलग से शुरू की थी, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र ने। अब मैं आपको संग्रहालय म्यूजियम से रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। जैसे कि देखो, अगर पूछे पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, जिसका नाम युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? तो आंसर होगा स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में।
देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के मसूरी में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसे को कहते हैं शहीदी पार्क, इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये हम 18 मई को मनाते हैं। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड का उद्घाटन किया था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासी घाट में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में आपको मिलेगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में और वैदिक 3D संग्रहालय खुला जाएगा वाराणसी में। तो इस तरह से आप देखोगे ये सभी संग्रहालय आपके करंट अफेयर्स में रहते हैं और एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। लगभग 23-24 संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स हैं, तो इनको ध्यान में रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा ये जो भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा रिवीजन वाली शीट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा, बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ कहाँ मिलती है? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे चले जाएंगे अपने, वहाँ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा। उससे होगा जब भी पीडीएफ अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है, उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे, आपको इससे बेनिफिट हो तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इससे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आप भूल जाते हो इसलिए मैं याद भी दिला देता हूँ, तो याद दिलाने के बाद तो कर दिया कीजिए। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में पहला आदि गौरव सम्मान समारोह ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा बांसवाड़ा राजस्थान में। तो अभी 4 अक्टूबर 2024 को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में राजस्थान सरकार के पहले आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता की हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और यहाँ पर उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पुरस्कार भी दिया जिन्होंने खेल में, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आजीविका आदि में उत्कृष्ट योगदान दिया। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे सम्मान दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। 3 कैटेगरी में बेसिकली ये पुरस्कार दिए गए। एक सम्मान का नाम है आदि रत्न गौरव सम्मान, एक है आदि सेवा गौरव सम्मान और एक है आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। अब राजस्थान में इसका आयोजन किया गया, मैं आपको राजस्थान ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 प्रश्न आप देखो। अगर पूछे विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं तो 9 अगस्त, और जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी की जयंती को होता है। और केरल का वायनाड ये सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना था, याद रखना। और पिछले साल आपको याद होगा प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू हुई थी, पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, 15 नवंबर 2023 को, जिसका उद्देश्य था पीवीटीजी ग्रुप की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। तो ये आदिवासियों से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको करवाए, ध्यान में रखना। बाकी आपको राजस्थान ले चलता हूँ, ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिभाऊ बागड़े, अभी नए बने थे। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावण है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है, राजकीय वृक्ष खेजड़ी का है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिलेगा। और याद रखना भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील ये कौन सी है? सांबर लेक है। अंतर्देशीय खारे पानी की झील मतलब इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक की बात कर रहे हैं। वैसे भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक वो चिल्का लेक है उड़ीसा वाली, वो भारत की सबसे बड़ी लगून झील है ना। ये इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। प्रश्न आता है एग्जाम में, ध्यान में रखना इसे भी। अब यहाँ से भी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं कि हमने राजस्थान को कहाँ कहाँ पे पढ़ा था। तो एक तो हमने पढ़ा था उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला वेटलैंड शहर ये उदयपुर बनेगा, प्रश्न आया था एग्जाम में ये। श्री कृष्ण गमन पथ ये बनाएंगे राजस्थान मध्य प्रदेश मिलकर के। अवनी लखेरा ये एक पैरा शूटर है, अभी गोल्ड भी जीता था जो पेरिस पैरालंपिक हुए थे उसमें, और राजस्थान की है ये। और ये मैंने आपको बताया किस कैटेगरी में, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग कैटेगरी में। और इस तरह से वे पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एक गोल्ड अभी जीता और एक टोक्यो ओलंपिक में जीता, टोक्यो पैरालंपिक में जीता था।
बाकी राजस्थान ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की थी। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर ये पाली में बना था राजस्थान में। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी ये कहाँ पे शुरू हुई? अजमेर में। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और राजस्थान के नाथ द्वारा में जो भगवान शिव जी की सबसे ऊंची स्टैचू बनाई गई थी उसका नाम विश्वास स्वरूपम है। और यहाँ पे महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण देने की मंजूरी हो गई है। युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था राजस्थान में ही। विषाणु युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में हुआ था, जिसका उद्देश्य था महामारी की तैयारियों का आकलन करना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना यहाँ शुरू हुई। और भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर ये कहाँ पे शुरू हुआ था? RAPP में, राउतभाटा एटॉमिक पावर प्लांट में, उसके यूनिट नंबर 7 में। उसके अलावा याद रखना अभी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान ये भी 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन खुद हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया था। और याद रखना अगले साल जो आईफा अवार्ड्स का 25वां संस्करण होगा वो राजस्थान के जयपुर में होगा। ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में हो रहा है। इससे पहले 2019 में हुआ था मुंबई में। अभी 2024 वाला भी पढ़ा हमने, वो अबू धाबी में हुआ। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 2024 के, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया? तो आंसर होगा वेल्स को। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये याद रखना है। कब? 1 दिसंबर को मनाते हैं हर साल, 10 दिनों तक ये चलता है। और 1 दिसंबर को ही क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है, इसीलिए इसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। और इस बार ये 25वें नंबर का फेस्टिवल मनाया जाएगा, यानी कि इसकी सिल्वर जुबली है। तो इस बार वेल्स जो देश है वो इसमें भागीदार देश, पार्टनर कंट्री होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये एक बर्ड है, ग्रेट हॉर्नबिल, उस पक्षी के नाम पे इसका आयोजन होता है। और अगर पूछे कि ये जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये किस राज्य का स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है, तो ये 2 का है, केरल का और अरुणाचल प्रदेश का। वैसे एक और फेस्टिवल है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में होता है, तो अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना आप। नागालैंड की हम बात करें अगर, तो नागालैंड ये रहा मैप में, नागालैंड देख लो। कैपिटल कोहिमा होती है, मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो है और गवर्नर है ला गणेशन। बाकी आपको याद होगा आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला ये देश का पहला राज्य बना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। और अभी तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 ये नागालैंड में ही हुए थे। तो ये सभी पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने कहा जो पार्टनर कंट्री होगा वेल्स, तो वेल्स की कैपिटल क्या होती है? कार्डिफ होती है। और करेंसी तो वही है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये भी स्टैटिक बन जाएगा, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर होगा पेरिस में। तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में भारत शामिल हो गया है। और इसमें भारत की ओर से नोडल एजेंसी कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना सन 2020 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। और ये 16 देशों का संगठन है, अभी भारत भी इसमें शामिल हो गया। आप कह सकते हो भारत 17वां सदस्य देश हो गया है। और इसका उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कम ऊर्जा खपत वाली टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। ये बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तो याद रखना भारत इसमें शामिल हो गया। अच्छा, भारत से ही कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूं जो अभी हमने करंट अफेयर्स में देखे थे, आपको याद भी आएंगे कि भारत को अभी 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46 नंबर की सेशन की अध्यक्षता भारत ने ही की थी नई दिल्ली में। और 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी करेगा भारत। अगले साल जो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है वो भारत में होंगे। और भारत ने अभी 2024 में ही 46 नंबर के अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भी की थी कोची में। वर्ल्ड रेडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भारत में होगा गोवा में इस साल नवंबर में। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भी भारत ने ही की थी।
पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भी अभी भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये इंडिया में हुआ था अभी सितंबर में ही। और नेचर के स्टडी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में अभी कौन सा देश शामिल हुआ, तो भी आंसर होगा भारत। और अगले साल जो पहले खो खो विश्व कप होंगे उसकी मेजबानी ये भारत ही करेगा। तो अभी इन सब कारणों से भारत न्यूज़ में था। वो सारे कारण मैंने आपको एक साथ, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भारत से संबंधित मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए। और बार बार जब भी भारत से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है ये शीट में आपको रिवाइज कराता हूँ बार बार अपडेट करके। तो अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं क्रैक एग्जाम चैनल पे, तो ये सारी चीज़ें आपको केवल ये वीडियो देखने मात्र से ही चीज़ें याद होने लगेंगी। अगर थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो तो फिर उसका तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलना ही है। लेकिन फिर भी इस क्लास में ही इन चीज़ों को इतनी बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि 50% चीज़ें मैं कह सकता हूँ आपको यहीं पे याद हो जाती है। बस कंडीशन क्या है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस क्लास को देख लिया, कभी उस क्लास को देख लिया, एक साथ दो दो तीन तीन क्लासेस देख लिया। ओवरऑल हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको हो सकता है वहाँ ज़्यादा मिल जाए, वहाँ की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वो एक आध क्वेश्चन के चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो मैं साफ कहता हूँ, यूट्यूब पे जितने भी लोग करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बड़ा चैनल हो जिनके लाखों में व्यूज़ आते हैं, चाहे हमारे जैसा छोटा सा चैनल हो जिनके कुछ हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, करंट अफेयर्स कोई अपनी तरफ से नहीं बनाता है। जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती है, वहीं से न्यूज़ कलेक्ट किया जाता है। तो अगर जैसे आज मैंने 10 न्यूज़ ले लिया, उसमें से कोई छूट गया तो फिर मैं कल कवर करूंगा या परसों कवर करूंगा। उसी तरह से दूसरों के साथ भी है। वो जो आज 10 न्यूज़ या 11 न्यूज़ वो ले रहे हैं या जितनी भी वो करा रहे हैं, वो आज जितनी उन्होंने कंसिडर कर लिया, उसके अलावा जो न्यूज़ छूट गई है हो सकता है वो आज हमने कंसिडर कर लिया हो, और जो हमने नहीं किया वो उन्होंने कंसिडर कर लिया हो। तो वो आगे पीछे न्यूज़ ज़रूर हो सकती है, कवर सब करते हैं। मैं न यहाँ पे किसी की बुराई कर रहा हूँ न बड़ाई कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। और जो बता रहा हूँ उसका कंक्लूजन क्या है कि 10-10 जगह नहीं फिरना है, एक पे ट्रस्ट करना है और रेगुलर बने रहना है और अपना समय बचाना है। और अगर इर्रेगुलर रहता है कोई स्टूडेंट तो फिर आप कोई सा भी बैच ले लो, फ्री वाला पेड वाला, कुछ नहीं हो सकता। रेगुलर तो रहना पड़ेगा। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या बता रहे हैं कि अभी भारतीय वायुसेना की 92वीं 92 नंबर की वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन ये कहाँ पे होगा, तो आंसर होगा चेन्नई में। आपको पता है इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी कब, 8 अक्टूबर 1932 में, और 2024 में ये इसकी 92वीं वर्षगांठ है। और इस उपलक्ष्य में ही चेन्नई में एयर शो का आयोजन इस बार किया जा रहा है, चेन्नई के मरीना बीच पर। और थीम भी रखी गई है, क्या है, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि अभी इसके नए चीफ बन गए हैं। अभी 1 अक्टूबर से नए चीफ बने, तो नाम सबको याद होना चाहिए, अमरप्रीत सिंह इनका नाम है। अभी इसी साल वाइस चीफ भी बने थे, उनका नाम तेजिंदर सिंह है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं और इसका मोटो क्या है, नभः स्पृशम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है, तो आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। तो योजनाओं के नाम क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना। और अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्हें मंजूरी दे दी है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य है टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखकर की गई कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या इसे और भी सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसी कृषि, ऐसी फसल करना जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम पानी का खर्च हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम हो, ऐसी फसलों का, ऐसी कृषि को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और कृषोन्नति योजना का उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा और एग्रीकल्चर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और इन दोनों योजनाओं के लिए अभी टोटल लगभग, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन में 1 लाख करोड़ रुपए, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो 1,01,321.61 करोड़ रुपए का बजट अभी इसके लिए जारी किया गया है। और इसमें से भी अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए इस 1 लाख करोड़ रुपए में से अप्रॉक्स अमाउंट बोल रहा हूँ, 1 लाख करोड़ रुपए में से 57,000 करोड़ रुपए तो इसे मिलेंगे, और कृषोन्नति योजना के लिए बचे हुए 44,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो योजनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया।
और दोनों के योजनाओं के बारे में मैंने आपको समझा भी दिया, और कितने का बजट जारी हुआ, अलग अलग के लिए कितना हुआ, वो भी दोनों मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। कुछ 8-10 इंपॉर्टेंट योजनाएं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, 2024 की है। मिशन महिला सारथी पहल, इसको शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश ने। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, इसको शुरू किया बिहार ने। उन्नत आरोग्य श्री योजना को आंध्र प्रदेश ने। पश्चिम बंगाल ने ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की थी। ग्रामीण आवास न्याय योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को उत्तर प्रदेश ने। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये जम्मू कश्मीर था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। आप जानते ही हो हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। और 5 सितंबर वाला तो वैसे आपको पता होगा भारत में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और मैंने आपको बताया उसके जस्ट 1 महीने बाद विश्व शिक्षक दिवस होता है, यानी कि 5 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की और शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। तो अभी तक अक्टूबर में कौन कौन से दिवस हमने मनाए? 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए थे, वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप सबको पता है, और स्वच्छ भारत दिवस भी होता है, याद रखना। 4 अक्टूबर को भी विश्व पशु दिवस मनाया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अभी 5 अक्टूबर को ये विश्व शिक्षक दिवस हमने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में RBI ने किसे अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो आंसर होगा अविरल जैन को। तो अभी RBI ने अविरल जैन को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन पे आ जाओ। MV श्रेयम्स कुमार, अभी हमने पढ़ा था, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने। आलोक रंजन अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ बने। और कुलिकेश सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने। और RBI की बात करें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे होती है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 25वें नंबर के पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले इंडियन गवर्नर CD देशमुख रहे। तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार गया है, तो आंसर होगा भारत। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व ये $700 बिलियन के पार चला गया है। इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 कौन कौन है? चाइना, UK और जापान, और भारत चौथा देश बन गया। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेन करेंसी, मुख्य रूप से डॉलर, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक बार दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी 1 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया, तो ये सभी हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। फिर पूछा अभी शहरी शासन सूचकांक में कौन टॉप पे रहा, तो आंसर होगा केरल। फिर पूछा किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया, तो केरल। फिर पूछा भी किस राज्य के बोडो नफाम को GI टैग मिला, तो असम। और कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ, UK। विश्व पशु दिवस मनाया गया 4 अक्टूबर को। किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया, तो मध्य प्रदेश। फिर पूछा किसे 2024 के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजश्री बिरला। फिर पूछा अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहाँ पे होगी, पाकिस्तान। और आखिरी प्रश्न था कि अभी हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने कहाँ पर हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया, तो अहमदाबाद गुजरात में। अभी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी WHO ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था, तो आंसर होगा धुलीखेल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।